बैंकिंग SAQ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक जो है सो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड कंट्री, जो बाहर के देश के बैंक्स रहते हैं उनको बोलते हैं, जो इंडिया के अंदर भी ऑपरेट करते, जैसा सिटी बैंक है, HSBC है, ये इंटरनेशनल बैंक्स है मगर यहाँ पे भी काम करते हैं एज अ डोमेस्टिक सेक्टर। इनके एडवांटेजेस, पहला है टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी। इतना एडवांस बैंकिंग टेक्नोलॉजी लाए, जैसा मोबाइल ऐप्स, हाई स्पीड इंटरनेट बैंकिंग और ATM नेटवर्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा करने को देखें। फिर हाई क्वालिटी सर्विस के अंदर इतना कस्टमर सर्विस और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, उसके वास्ते रखे। फिर ग्लोबल नेटवर्किंग के अंदर इतना लोकल बिजनेसेस को इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू भी प्रेजेंस करे, मतलब लोकल कारोबार को भी इंटरनेशनल कारोबार में तब्दील करे। फिर डिसएडवांटेजेस के अंदर लिमिटेड रिसर्च, इसमें क्या है, ये मोस्टली अर्बन और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ऑफ़र करते और रूरल मतलब गाँव में कम ऑपरेशन रहता है इन लोगों का। फिर हाई चार्जेस, इनके चार्जेस जो है सो ज़्यादा रहते, जैसा मिनिमम बैलेंस रखना और हायर रहता डोमेस्टिक बैंक के वास्ते। फोकस ऑन लार्ज कॉरपोरेट्स के अंदर इतना लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज़ को और स्मॉल लोकल इनकम्स को उनको कम देख के मल्टीनेशनल कंपनी MNCs को ज़्यादा देखने को देख। डेली लाइफ एग्जांपल के अंदर इमेजिन करो, आप बिजनेसमैन है जो USS को स्पाइसेस भेजते, आप फॉरेन बैंक जैसे HDFC से पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे इंडिया का और USA का जो भी उनका ब्रांच है इंटरकनेक्टेड होके पेमेंट हो जा। कंक्लूजन में फॉरेन बैंक जो है सो एक इनोवेशन लाए, एफिशिएंसी लाए, जिसमें प्लेयर्स को अर्बन और कॉर्पोरेट सेगमेंट्स को इकनॉमी में ग्रोथ होने में हेल्प हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्रुप बैंकिंग। ग्रुप बैंकिंग जो है सो एक सिस्टम है जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट बैंक जो है सो एक कंट्रोल के अंदर आते, सिंगल होल्डिंग कंपनी में, जहाँ पे हर ग्रुप बैंक का ग्रुप जो है सो सेपरेट लीगल एंटिटी रखता, जो कि ओन उनके डायरेक्टर्स जो है, मगर इस पर क्या, एक पेरेंट कंपनी बन जाती है। अब जैसा दूसरे बैंक से अल्लाह एक में आके मर्ज हो जाती। की फीचर्स क्या है इसके, सेंट्रलाइज कंट्रोल, यहाँ जो भी होल्ड करने वाली कंपनी है पूरे बैंक्स को देखते रहती है और एक ही पॉलिसी पे चलाती है लोग। फिर इकोनॉमिक ऑफ स्केल, यहाँ जो भी छोटे बैंक्स है उन लोगों का बेनिफिट जो है, कॉमन रिसोर्स है जो भी हो रहा, एडवर्टाइजमेंट कर रहे या शेयर कर रहे टेक्नोलॉजी, उनके हिसाब से पेरेंट कंपनी के वास्ते। इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, यहाँ पे अंडर एक ओनर के अंदर रहने से अच्छा हर बैंक अपनी ओन नाम, ब्रांड इमेज और लोकल प्रेजेंस रख सकता। डेली लाइफ एग्जांपल के अंदर, अगर आपके दादा का बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस था तो आपके दादा होल्डिंग कंपनी हुए, जहाँ पे हर डिसीजन उन्होंने लेते, मगर सन उनका बच्चा क्या है, इंडिविजुअल बैंक है जो उनकी ओन शॉप चलाता है डिफरेंट टाउन्स के अंदर। कंक्लूजन में, ग्रुप बैंकिंग एक इफेक्टिव वे है कंबाइन बेनिफिट्स का, जहाँ पे लार्ज स्केल ऑपरेशन, पर्सनल टच हो या इंडिपेंडेंस बैंकिंग यूनिट हमेशा उसके अंदर काम में आते रहते हैं। नेक्स्ट आंसर, व्हाट अबाउट राइट अबाउट ब्रांच बैंक। ब्रांच बैंकिंग एक सिस्टम है जहाँ पे सिंगल एक बड़ा बैंक जो है सो ऑपरेट करता है नेटवर्क दूसरे ब्रांचेस में, पार्ट सिटी हो, स्टेट हो या पूरे कंट्री में, या हेड ऑफिस एक रहता जो पूरे ब्रांच को मैनेज करते रहता। जैसा HDFC हो, उनके बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं, एक HDFC का एक मेन ब्रांच रहता है, हेड ब्रांच। की एडवांटेजेस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, यहाँ पे अगर कोई रिस्क का डाइवर्सिफाई होना रहता है, अगर कोई बैंक नहीं चल रहा कोई एरिया में तो दूसरा बैंक उसको कवर कर लेता, और यहाँ पे प्रॉफिट जो है पूरी तरीके से अगर चल रहे तो पूरे बैंक से प्रॉफिट्स आ सकते। फिर लार्ज स्केल ऑपरेशन के अंदर यहाँ पे बैंक बहुत ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट कर सकता है, डिपॉजिट्स कलेक्ट कर ले सकता पूरे कंट्रीज से, और इसको एक बड़े लोन में तब्दील करके इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को दे सकता। कन्वीनियंस टू कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर इजीली एक्सेस कर सकते वो ब्रांचेस को, अगर उनके करीब में रहे तो डिपॉजिट कर सकते, विड्रॉ कर सकते और ओपन कर सकते अकाउंट। रिमेटेड ऑफ फंड, यहाँ पे एक शहर से दूसरे शहर को पैसे ले जाना भी बहुत ईजी हो जाता, चीप हो जाता अगर सेम ब्रांच रहा, नेटवर्क रहा बैंक में। और डेली लाइफ एग्जांपल में सेम HDFC बैंक जैसा हैदराबाद में है, अगर आप पासबुक लेके जाके अपडेट कराए, HDFC बैंक आपका दिल्ली में भी चलता। कंक्लूजन में, ब्रांच बैंकिंग जो है सो मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है इंडिया में, क्योंकि ये बड़े बैंक्स को अलाउ करता हर कोने को जाने के लिए और मैनेजमेंट करने के वास्ते। फिर नेक्स्ट, एक्सप्लेन SDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ SIDBI जो है सो 1990 में इस्टेब्लिश हुआ एज अ सब्सिडी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI का।
इसका प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है प्रमोट करना फाइनेंसिंग और डेवलप करना एमएसएमईज को सेक्टर्स में। इसके की फंक्शंस है रिफाइंस टू बैंक लाइक जैसा नाबार्ड है जो एग्रीकल्चर पे काम करता है, एसआईडीआई भी फंड्स देता कमर्शियल बैंक को ताकि उन्हें और ज़्यादा लोन देना स्मॉल छोटे धंधे वालों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। डायरेक्ट असिस्टेंस के अंदर इन्हें डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करता मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए और अपग्रेडन करते हुए फैक्ट्रीज को। वेंचर कैपिटल के अंदर इन्हें सीड कैपिटल नए स्टार्टअप्स के वास्ते, नए आइडियाज़ के वास्ते भी पैसे देता आपको स्टार्ट करने को। मार्केटिंग सपोर्ट में भी एसआईडीबीआई जो है सो हेल्प करता है छोटे एंटरप्रेन्योर्स को मार्केट करने उनके प्रोडक्ट्स इंडिया हो या अब्रॉड के वास्ते। डेली लाइफ एग्जांपल के वास्ते एक नया इंजीनियर को अगर कोई वर्कशॉप ऑन करना है, मैन्युफैक्चर करना है इको फ्रेंडली पेपर बैग्स बनाने की, तो उन्हें इसका स्मॉल स्केल में इंटरेस्ट है तो उन्हें लो इंटरेस्ट पे लोन ले सकता और जो है सो एसआईडीआई भी सपोर्ट करती है उसकी स्किल। कंक्लूजन में एसआईडीआई एक गाइडियन एंजल है छोटे बिजनेसेस वालों को और एमएसएमई सेक्टर्स को, जहाँ पे मोस्ट प्रोवाइड करती जॉब्स और फाइनेंशियल सपोर्ट करती सर्वाइव करने के वास्ते। फिर एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई जो है सो एक बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की जो कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली जीडीपी के लिए, एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट के वास्ते, जहाँ पे गवर्नमेंट उसको क्लासीफाई करती है उसके इन्वेस्टमेंट प्लान्स या मशीनरी जो भी होना है उसको एनुअल टेम्पर। इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इला आपको मिलियंस ऑफ पीपल को लो कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम कर रहा। रीजनल डेवलपमेंट के अंदर जैसा बड़े बड़े फैक्ट्रीज है एमएसएमई छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स में भी, विलेजेस में भी फैक्ट्रीज लगा के हेल्प कर रहा है लोगों को गांव से शहर को आने को, मतलब नहीं आना, वहाँ का वहीं उनको रोज़गार मिल जाना। बोल कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट्स, नियरली 45% इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट में जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें मीडियम स्केल यूनिट्स हैं, मतलब एमएसएमई कंट्रीब्यूट कर रहा। इनोवेशन, क्योंकि ये छोटे रहते हैं और इसके यूनिट्स फ्लेक्सिबल रहते हैं, इनला नए टेक्नोलॉजीज़ को और कस्टमर डिमांड को लोकली जल्दी पकड़ ले सकते, तो नई चीज़ें इनोवेट करते रहते हैं ना। फिर डेली लाइफ एग्जांपल में अगर आपकी लोकल बेकरी और या फिर कोई भी चीज़ हो एमएसएमई में आ रही तो आप जो स्मॉल इंडिविजुअली रहते हैं मगर जो है सो आपकी लोकल इकोनॉमी रन होते रहती है वहाँ पे। कंक्लूजन में देखा गया तो एमएसएमई यहाँ पे बहुत क्रूशल है ग्रोथ के वास्ते और गवर्नमेंट स्कीम जैसा मुद्रा लोन्स ये स्पेसिफाइड डिज़ाइन करे सो है इंडस्ट्रीज़ को बड़े करने के लिए, एमएसएमईज़ को सपोर्ट करने के वास्ते। नेक्स्ट आंसर बैंकराइजेशन, यहाँ पे रिलेशनशिप बैंकर की और कस्टमर की खाली डेबिटार पैसे लेना देना नहीं रहता। यहाँ पे बैंकर जो है सो एक एजेंट बहुत सारे फाइनेंशियल टास्क में प्रोवाइड करता एज अ कस्टमर द प्रिंसिपल जो भी है स्टैंडर्ड एजेंसी सर्विस प्रोवाइड। कलेक्शन ऑफ फंड, बैंक यहाँ पे एक्ट करता है एज अ एजेंट क्यों कलेक्ट करना फंड्स फ्रॉम चेक्स हो या बिल्स हो या एक्सचेंज हो या डिविडेंड्स हो भी कस्टमर के बिहाफ पे उन्हें कनेक्ट करता। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे बैंकर पे करता है रेगुलर बिल जैसा हाउस रेंट हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, ये ऑटोमेटिकली क्योंकि कस्टमर्स उन लोगों को पहले बोल देते कि मेरे बिल्स आप पे कर दो। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, बैंक हमेशा एक्ट करता है, कभी कभी एक्ट करता है एज एजेंट, बाई करना है शेयर का, सेल करना शेयर्स हो या बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उनके क्लाइंट के बिहाफ। एक्टिंग एज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटिव, बैंक हमेशा अपॉइंट करता, मैनेज करता कस्टमर्स की प्रॉपर्टीज़ को उन्हें रहे तक या उन्हें मरने के बाद भी। डेली लाइफ एग्जांपल में अगर आप ऑटो पे सेट कर दिया आपके मोबाइल पे 2000 का, तो हर महीना 2000 खुद ब खुद यहाँ पे कट जाते हैं, आपको काटने की या बनने की ज़रूरत नहीं रहती, यहाँ पे एजेंट के सरकार ने काम करा। कंक्लूजन में ये जो है सो एक्टिंग एज एजेंट्स बैंक जो है सो बहुत ज़्यादा सहूलत प्रोवाइड करता कस्टमर्स को सेव करने उनका टाइम और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो भी उन कर सकते हैं ताकि उन्हें डेफिनेटली मिलते जाना पंचुअलिटी से। उसके बाद 14th डिफाइंड कस्टमर, या कस्टमर ना खाली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के लिए नहीं आता, यहाँ उन्हें बहुत सारे लीगल प्रेसिडेंट और कस्टमर एक पर्सन है जिसका अकाउंट रहता बैंक में और उन्हें बैंकिंग बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी रहता। एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू बी अ कस्टमर, मेंटेनिंग एन अकाउंट, हमेशा एक पर्सन एक सेविंग या करंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट रहना क्योंकि उन्हें रिकॉग्नाइज होने के लिए कस्टमर है वो बैंक का। वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन, इन्हें कस्टमर हमेशा सिंगल एक ट्रांजैक्शन वही कस्टमर को नहीं करते रहना, इन्हें एक पैटर्न मस्ट भी फॉलो नहीं होता डील करने, इन्हें मल्टीपल ट्रांजैक्शन करते रहना। लीगल कैपेसिटी, यहाँ पर्सन हमेशा लीगल केपेबल रहना कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने ला कि बैंक करप्ट होने पैसे से पूरा ख़त्म होने नहीं आना होने।
नेचर ऑफ डीलिंग के अंदर या पर्सन डील करना, बैंक की कैपेसिटी एज अ बैंकर, डिपॉजिट हो या विड्रॉ करना हो, खाली एटीएम बोल के नहीं, खाली कस्टमर हमेशा डील करने आना, कभी कभी बैंक से भी पैसे लेने लाइक दैट। डेली लाइफ एग्जांपल में अगर आप बैंक को जाते 500 का नोट चेंज करने इनटू कॉइन्स, आप एक विजिटर रहते ना कि कस्टमर। जब आप एक स्मॉल सेविंग्स अकाउंट खोल लेते वही 500 रुपये से, तो आप इसके कस्टमर बन जाते। कंक्लूजन में कस्टमर बनना एक स्टार्टिंग पॉइंट है, पूरे लीगल प्रोटेक्शन होना बैंक के थ्रू, और वो राइट रहता आपके पास कि चेक भी आप ले सकते हो उनके से। नेक्स्ट आंसर, फीचर्स ऑफ बैंक। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ लाइसेंस होता है रिसीव करने, डिपॉजिट्स हो, लोन्स हो। यहाँ पे मिडिल मैन की सरकार एक्ट करता है इन इकोनॉमी में, जहाँ की फंड्स मूव होने, एक्स्ट्रा कैश होना या नहीं होना प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए। मेन फीचर, डीलिंग इन मनी। इन्हें प्राइमरी कमोडिटी है, बैंक हमेशा डील करता हम पैसों से। यहाँ एक्सेप्ट करता पैसे उन्हें पब्लिकन से और लेंड करता लोन्स के लिए। यहाँ एक्सपेक्टेंस ऑफ डिपॉजिट, बैंक हमेशा एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और उसको रीपे भी करना उनके डिमांड के लिए आफ्टर अ फिक्स पीरियड। अब डिपॉजिट मैं करा रहा हूँ, कल ही होना तो कल भी देना भी मेरे। विड्रॉल फैसिलिटी, बैंक हमेशा कस्टमर्स को इजी वे उनके पैसे वापस निकालने के लिए विड्रॉ देना, जैसा चेक्स हो गया, विड्रॉल स्लिप्स या एटीएम के हिसाब से। कमर्शियल नेचर्स के अंदर बैंक एक बिजनेस एंटिटी है, उसका एम है पैसे बनाना थ्रू हायर इंटरेस्ट रख के लोन्स पे और पे करना डिपॉजिट्स पे बोल के। आइडेंटिटी एज अ बैंकर है, बैंक जो है सो वर्ड यूज़ करना बैंक या बैंकर या बैंकिंग, तो क्लियरली आइडेंटिफाई करने कि उन्हें प्रोफेशनली बैंक है या नहीं बोल के। डेली लाइफ एग्जांपल के लिए, अगर बैंक मनी रिजर्वर है, उन्हें कलेक्ट करता, छोटे छोटे पैसे कलेक्ट करता 1000 लोगों से और उसको एक बड़े लोगों को लोन देता बड़ी इंटरेस्ट पे। कंक्लूजन में फीचर्स ऑफ बैंक जो है सो इंश्योर करते रेगुलर, ट्रस्टवर्थी, एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन है, ताकि पूरे नेचर में वो चीज़ों को पैसे रेगुलेट होते रहना बोल के। 18th वन, राइट अबाउट क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्रॉसिंग ऑफ चेक एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है जो एक ड्रॉअर देता पेइंग बैंकर को, जो इन्वॉल्व रहते दो पैरेलल लाइन क्रॉस कर देते उससे, ताकि उनके फेस ऑफ चेक, क्योंकि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। फीचर्स ऑफ क्रॉसिंग, फीचर्स एंड टाइप्स में जनरल क्रॉसिंग, इसमें सिर्फ आप 2 लाइन डाल देते, ना कोई वर्ड लिखते ना कोई कंपनी। ये जो है सो कैनॉट भी, ये पे नहीं होता और ये खाली बैंक अकाउंट के वास्ते दिखाने के लिए। स्पाइरल क्रॉसिंग के अंदर आप नाम लिखते स्पेसिफिक बैंक का लाइनों के बीच में, और बैंकर जब ही वो इस बैंक को आए तो ही पैसे देता आप। रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, ACP अकाउंट होल्डर पेइंग, यहाँ पे अकाउंट पे का ओनली नाम लिखते, वर्ड लिखते आप और ऐड करते कितने मनी देना है उसके अकाउंट में जाने के लिए, और उसके बाद आपको पर्सन को देते। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉसिंग के अंदर या प्राइमरी गोल ये रहता कि गलत पर्सन को ये चीज़ नहीं मिलना, और क्रॉस चेक हमेशा स्टोलन हुआ तो भी उन्हें इजी टू ट्रेस रहता और कहीं भी उसका पैसा जाने की नहीं रहती। डेली लाइफ एग्जांपल में, अगर आप चेक सेंड करें या पोस्ट से आपकी कॉलेज फीस को, इन्हें हमेशा क्रॉस रहना और रिटर्न रहना अकाउंट पे किसको देना है। इससे क्या होता, अगर मेल हुए, कुछ भी चोरी हुआ तो भी आपका कैश आपके बैंक काउंटर में रहता, इधर उधर कॉलेज के बैंक के अकाउंट में जाता, इसके उसके अकाउंट में नहीं जाता। क्रॉसिंग जो है सो कंक्लूजन में एक सिंपल है मगर बहुत पावरफुल सिक्योरिटी टूल है, जिससे फ्रॉड बच जाता और पेमेंट जो है मिलना है उसकी मिलती। तो नेक्स्ट, प्रेजेंटमेंट 20 प्रेजेंटमेंट रेफर्स करता है एक एक्ट को जो कि नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसा चेक्स हो या बिल्स हो या एक्सचेंज हो, या पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहता पे करने या एक्सेप्ट करने के वास्ते। ये एक फॉर्मल डिमांड है पेमेंट एक्सेप्ट करने की। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटमेंट के अंदर, प्रेजेंटमेंट ऑफ फॉर एक्सेप्टेंस, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ उन्हें बिल्स को एक्सचेंज के लिए, या होल्डर शोज करता बिल्स जो ड्रॉई है और सिग्नेचर लेता है उससे एग्रीमेंट को पे करने के वास्ते, क्यों फ्यूचर ड्यू नहीं रहना, फ्यूचर ड्यू डे के लिए, मतलब पैसे आगे दूंगा। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, ये अप्लाई करता है चेक्स और बिल्स, यहाँ पे शो करता है इंस्ट्रूमेंट बैंकर को कि इन्हें एक्चुअल कैश इसको अब देना है। रूल्स फॉर प्रेजेंटमेंट्स के अंदर यहाँ पे इन्हें बिजनेस आवर्स शो करना पड़ता और प्लेस ऑफ बिजनेस शो करना पड़ता, ताकि स्पेसिफाई करने हो इंस्ट्रूमेंट्स। या इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट्स के अंदर, अगर होल्डर फेल हो गया प्रेजेंट करने इंस्ट्रूमेंट राइट टाइम के लिए अदर पार्टी को, या एंडोर्समेंट्स के लिए यहाँ पे डिस्चार्ज हो सकती है उसकी लाइबिलिटी। डेली लाइफ एग्जांपल के अंदर, अगर आप कोई चेक एक ड्रॉप बॉक्स में डाले बैंक के अंदर, तो आपका बैंक जो है सो प्रेजेंट रहता, वो चेक एक क्लियरिंग हाउस को अदर बैंक्स को जाता और गेट उसके फंड्स मिल जाते।
तो ये एंटायर प्रोसेस शो करता है डॉक्यूमेंट फॉर मनी इज कॉल्ड एज प्रेजेंटमेंट। प्रेजेंटमेंट एक मैंडेटरी लीगल सेटअप है कंक्लूजन में। विदाउट उसके बगैर प्रॉमिस टू पे जो है सो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी नई फुलफिलमेंट होता और लीगल चेन पेमेंट की इनकम्प्लीट रह जाती। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन इशूइंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट LC एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो इशू होता है बैंक के रिक्वेस्ट पे कस्टमर के लिए। यूजुअली ये इम्पोर्टर्स लेते, गारंटी करते कि पेमेंट उतना मेट करना सेलर के वास्ते बोलकर एक्सपोर्टर को। यहाँ पे एक टर्म्स कंडीशन मेंशन होते हैं LIC अब मेट हो रहा है। ये बहुत ट्रस्टेड इंस्ट्रूमेंट है जो इंटरनेशनल ट्रेड में काम में आता। प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, फर्स्ट यहाँ पे बायर और सेलर एग्री हो जाते डील के लिए, फिर सेलर उससे LC मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट मानता ताकि उन्हें बाद में मतलब बैंक अश्योरेंस देता कि आपके पैसे आपको मिल जाते, धोखाधड़ी हुआ तो भी हम आपको पैसे दें। एप्लीकेशन टू बैंक, यहाँ बायर इम्पोर्टर सप्लाई करता बैंक को इशू करने के वाले से LIC मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट दियो सेलर को बोल के। सिक्योरिटी एंड कोलेटरल के अंदर बैंक बायर से पूछ सकता मार्जिन क्या है कोलेटरल इशू करने से पहले LIC, या बैंक जो है सो बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेता है इसके वास्ते। ट्रांसमिशन के अंदर जो भी इशू बैंक रहता है LIC भेजना, उन्हें एडवाइजिंग बैंक को सेलर कंट्री को भेज देता और उन्हें जब माल डिलीवर हो जाता जब पैसे दे देता। पेमेंट गारंटी, एक बार जो सेलर शिप्स को गुड और सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मिल जाते टू द बैंक लीगली उसको पे कर देता और बायर अगर फेल हुआ तो पे करने, बायर फेल हुआ तो भी उन्हें लीगली उसको पे कर देता। इमेजिन करो आप 100,000 लैपटॉप चाइना से मंगा रहे, मगर फैक्ट्री ओनर को नहीं मालूम, उन्हें डर रहा है आपको पे करने से, तो बैंक आपको लेटर ऑफ क्रेडिट दे देता बेसिकली। और जब आप उसके से 100,000 लैपटॉप आपको मिल जाते, बैंक बिहाफ पे कर देते। कंक्लूजन में लेटर ऑफ क्रेडिट रिस्क एलिमिनेट कर देता है जो नॉन पेमेंट्स या नॉन डिलीवरी होते, मतलब तो डिलीवरी लेके पैसे नहीं देते ऐसा, और एक्ट करता है एज अ ग्लोबल ब्रिज ताकि ट्रेडर्स एक ही दूसरे से इजीली और ट्रस्ट के साथ ट्रेड करना बोले। फिर कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट एलोकेशन पॉलिसी 22। क्रेडिट एलोकेशन पॉलिसी एक फ्रेमवर्क है जहाँ बैंक डिसाइड करता कितने पैसे कितने सेक्टर डिफरेंट सेक्टर्स में इकनॉमी में देना बोल के। यह इंश्योर करता क्रेडिट सही तरीके से और सेफली बिना कम के रिस्क के साथ नेशनल प्रायोरिटीज़ को फॉलो करना बोल के। की कंपोनेंट्स के अंदर सेक्टरल लिमिट्स के अंदर पॉलिसी सेट करती मैक्सिमम लिमिट कितना देना स्पेसिफिक सेक्टर जैसा रियल स्टेट एग्रीकल्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि ओवर नहीं देना इन लोगों को, ओवर पैसे लेंड नहीं करना बोल के। प्रायोरिटी सेक्टर लीडिंग के PSL, यहाँ इंडिया RBI में क्या करा मैंडेटरी कर दिया 40% जो भी टोटल क्रेडिट रहता वो प्रायोरिटी सेक्टर जैसा एग्रीकल्चर स्मॉल बिजनेस और एजुकेशन लोन को जाना बोल। क्रेडिट रेटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर इन्हें डिफाइन करता मिनिमम कितना क्रेडिट स्कोर रहना या रेटिंग बोरावर कितना रहना एलिजिबल लोन के वास्ते उतना रखना पड़ता आपको। मार्जिन रिक्वायरमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक पोर्शन या प्रोजेक्ट आप बोरोवर कर रहे तो एग्जांपल के तौर पे 20% मार्जिन मतलब 80% की वैल्यू पे उन्हें 20% मार्जिन आपको देता। इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर के अंदर इन्हें डिफरेंट इंटरेस्ट रेट जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन है इन्हें इन्वॉल्व करता आउटलाइन करता बेस्ड ऑन द इन रिस्क इन्वॉल्व जो भी इसके अंदर है। डेली लाइफ एग्जांपल के अंदर थिंक करो बैंक मनी एक लार्ज पिज़्ज़ा है और क्रेडिट एलोकेशन पॉलिसी एक रूल है कि 4 स्लाइस एग्रीकल्चर फैमिली को, 2 स्लाइस स्मॉल शॉप्स को और 2 स्लाइस जो है सो रियल स्टेट बिल्डर को, ऐसा जाना बोलकर बांटता है इन्हें किसको कितने जाना। कंक्लूजन में एक सही डिफाइंड क्रेडिट एलोकेशन पॉलिसी हमेशा प्रोटेक्ट करती पुटिंग मतलब हर पूरे एक ही बास्केट में पूरे अंडे नहीं रखना और हर डिवाइड करते रहना ताकि कुछ भी हुआ तो सेफ रहने के वास्ते अपने को बोलकर। 25th circumstances under which a banker refuse payment of the check. पेइंग बैंकर जो एक लीगल ड्यूटी रहती है उसकी होना कस्टमर को चेक को देखना और कोई भी लीगल और टेक्निकल सिचुएशन उसको अगर सही नहीं हुआ तो बैंकर उसको बॉन्ड कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता पेमेंट को। इसको हमेशा डिसऑनर ऑफ चेक बोलते। ये 3 चीज़ उसमें कॉमन है, 3-4 चीज़ों में। इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, अगर अकाउंट में बैलेंस लेस है और रिटर्न चेक में उससे ज़्यादा है तो बैंकर यहाँ पे जो है सो रिफ्यूज़ कर दे सकता है कि आपके अकाउंट में कब। टेक्निकल डिफेक्ट के अंदर अगर चेक 3 महीने से ज़्यादा पुराना है जो डेट पे उस पर लिखे हुई है तो यहाँ पे फ्यूचर डेट उसके अगेंस्ट में उन्हें जो है सो आपको चेक डिसऑनर कर दे सकता। फिर स्टॉप पेमेंट ऑर्डर, अगर यहाँ कस्टमर ड्रॉ कर लिया
बैंक से पहले ही पैसे, और इस पे चेक अगर चोरी हो गया या गुम गया तो वहाँ पे भी स्टॉप कर दे सकता हूँ उन्हें पैसे। लीगल ऑर्डर, ग्रेनिश ऑर्डर के अंदर कोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर उसको ऑर्डर दे दी कि फ्रीज़ कर दो अकाउंट, ये कर दो, तो यहाँ पे भी पूरे पेमेंट से इन्हें रिफ्यूज़ कर दे सकते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल के अंदर अगर आप चेक 10,000 का लिए लिखें, मगर आपके अकाउंट में 2,000 ही छे, तो आपका चेक बाउंस हो जाता और रेफ्यूज़ल हो जाता प्रोटेक्ट करने, लूजिंग पूरे पैसे आपके लूज़ करने के लिए, और लूज़ हो जाने के वास्ते उन्हें क्या करता, आपके चेक को बाउंस कर देता ताकि आपके पैसे पूरे लूज़ ना होना हो। कंक्लूजन में रेफ्यूजिंग चेक एक सीरियस मैटर है। बैंकर्स हमेशा बहुत केयरफुल रहते हैं रेफ्यूज़ करने से पहले। पहले आपको पूरा चेक करे बाद ही रेफ्यूज़ करते हैं, इससे बहुत बुरा कस्टमर को डैमेज होता उसके अकाउंट के ऊपर। नेक्स्ट, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय बैंकर वाइल एडवांसिंग लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी। बैंकर हमेशा मनी लेंड करने सिक्योरिटीज जैसा शेयर्स, गोल्ड्स या LIC पॉलिसीज है नया लो रिस्क लेता, मगर बहुत सारे लीगल और प्रिकॉशंस फॉलो करता ताकि वो लोन उन्हें वापस ले सके हुए। इसकी की प्रिकॉशन है मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी। बैंकर इंश्योर्स करता है सिक्योरिटी जो भी सोल्ड होती है मार्केट में। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज़मीन ले रहे तो ज़मीन का जितना लोन रहेगा, अगर आप फेल हो गए पे करने में तो उससे मैं उससे मार्केट में से निकाल सकूँ, वो रेट देखता है। फिर मार्जिन मेंटेनेंस के अंदर बैंक कभी भी आपको पूरी वैल्यू नहीं देता और आपको सिर्फ उसकी 70% वैल्यू देता है। जैसा गोल्ड है 1,00,000 की है तो आपको उसके बदले में 70,000 ही देता, क्योंकि मार्केट प्राइस कभी भी ऊपर नीचे होता बोले। वैल्यूएशन के अंदर बैंकर हमेशा सिक्योरिटी को प्रोफेशनल एक्सपर्ट को भेजता जाके इंस्पेक्शन करने के वास्ते और देखने के वास्ते। फिर लीगल ट्रायल्स के अंदर या बैंकर वेरीफाई करता बोरोवर का ट्रू ओनर है या नहीं है, और सिक्योरिटी जो भी है इनके ऊपर ही है या नहीं है बोल के पहले चेक कर लेता। डेली लाइफ एग्जांपल में अगर आप गोल्ड लोन ले रहे, बैंकर खाली गोल्ड को नहीं देखता, उसको वेट करता, प्योरिटी देखता और उसका 75% आपको देता। अगर गोल्ड प्राइस डाउन भी हो गया तुम्हारा तो बैंक उसमें से कोई भी पैसा लूज़ नहीं करता। कंक्लूजन में जो भी प्रिकॉशन फर्स्ट लाइन डिफेंस में है जो बैंकर के लिए केयरफुल रहता उन्हें, और उसके पैसे हमेशा उन्हें सेव करने को पहले देखता। नेक्स्ट, राइट अबाउट ऑनलाइन बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग ये जो है सो एक सर्विस प्रोवाइड रहती पूरे बैंक्स के लिए। कस्टमर्स को अलाउ करती फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इंटरनेट या वेबसाइट या ऐप के थ्रू कर लेना बिना कोई ब्रांच के विजिट करे। की फीचर्स इसमें 24/7 अवेलेबिलिटी। कस्टमर्स हमेशा उनका बैलेंस चेक कर सकते, फ़ंड भेज सकते, बिल्स कर सकते, इवन संडेस या संडे हो या हॉलीडे। फ़ंड ट्रांसफ़र, यहाँ पे सपोर्ट इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र होता है जैसा सिस्टम्स यूज़ होते हैं नेफ्ट, RTGS एंड MTCS, ताकि पैसे बड़े अमाउंट्स में इधर से उधर फिर सकना। अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर यूज़र यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट दे सकता, उसके डाउनलोडिंग हिस्ट्री दे सकता और रिक्वेस्ट कर सकता नए चेकबुक को या डेबिट कार्ड को। ऑन ई बिल पेमेंट के अंदर यहाँ पे अलाउ करता है ईजी पेमेंट के लिए, और यूटिलिटी बिल जैसा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ़ोन, मोबाइल रिचार्ज इसके थ्रू इसमें पे कर लेता। इमेजिन करो आप 11 बजे आपको रियलाइज़ हुआ कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं बने और आपका बैंक सुबह 10 बजे खुलता। आप सिंपली क्या करते, बैंकिंग ऐप में जाते और 30 सेकंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल बन लेते। कंक्लूजन में इंटरनेट बैंकिंग जो है सो एक स्मार्टफोन को एक मिनी बैंक बना दिया। यहाँ पे टोटल कंट्रोल रहता, कन्वीनियंस रहती कस्टमर को, और फिजिकल ब्रांच से आने से बच जाता। फिर नेक्स्ट आंसर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक परस्यू। इलेक्ट्रॉनिक परस्यू ई परस्यू एक स्मार्ट कास्ट कार्ड है जो कि डिजिटल एप्लीकेशंस या स्टोर्स में यहाँ वहाँ शुरू होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या स्मॉल डेली ट्रांजेक्शन जैसा बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्ड रहता वैसा है। की फीचर्स में प्रीपेड इनर, आप यहाँ पे लोड कर लेना मनी उसको परस्यू करने से पहले, और एक बार टॉपअप करा लेना, उसके बाद आप जो है सो उसको यूज़ करे बाद रिचार्ज कर सकते। ऑफलाइन ट्रांजेक्शन, अनलाइक जैसा क्रेडिट कार्ड से सम परस्यू जो है सो बिना इंटरनेट का कनेक्शन के भी काम कर सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स के उसमें। स्पीड एंड कन्वीनियंस, यहाँ आपको कोई भी सिग्नेचर या पिन मारने की ज़रूरत नहीं है छोटे अमाउंट्स को, ये जल्द से जल्द कार्ड के थ्रू पेमेंट हो जाता। सिक्योरिटी के अंदर अगर ये कार्ड गुम गया तो ये लॉस आपको इमीडिएटली जो भी अमाउंट कलेंट्री रहता स्टोर उसमें उसका होता, तो वो भी आप पहले बोल देना। एग्जाम्पल के तौर पे मेट्रो रेल का स्मार्ट कार्ड है या फास्टैग है, आप यहाँ परफेक्ट एग्जांपल है, इस पर ई परस्यू करा लेते, रोड कर लेते 500 रुपये, फिर उसके बाद ट्रैवल कर लिए बाद सब कर लिए बाद आपका डिडक्ट होके बैलेंस 0 होता, फिर आपको रिचार्ज कराना। इलेक्ट्रॉनिक परस्यू एक डिजिटल वर्जन है, कॉइन है स्मॉल लोड्स का। यहाँ पे आप कैरी करते फिजिकल वॉलेट,
जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन करती और उसको सचेत इकनॉमी बोलते। 29 लिस्ट आउट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ATMs ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM जो है इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है जो इनेबल करती कस्टमर्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म जैसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कैश निकालना हो, कैश डालना हो, एक ह्यूमन कैशियर रहता है। की बेनिफिट्स एनी टाइम कैश। ATM प्रोवाइड करती 24 आवर्स डे 68 पूरा 24/7 65 365 डेज इन ईयर सॉल्व करती प्रॉब्लम बैंकिंग की, टाइमिंग की। ग्लोबल एक्सेस के थ्रू या लाइक जैसा वीज़ा या मास्टर कार्ड है, या कस्टमर क्या करता है विड्रॉ कर ले सकता है ATM से थ्रू द वर्ल्ड। प्राइवेसी के अंदर कस्टमर हमेशा उनका बैलेंस चेक कर सकता है पिन मार के प्राइवेटली, कोई भी बैंक का स्टाफ के बगैर बोले। रेड्यूस वर्कलोड फॉर बैंक। इससे क्या हो गया, मूविंग कैश रहने से, विड्रॉल मशीन्स रहने से बैंक के स्टाफ को बहुत ज़्यादा काम से बच गए होना जैसा, और उन लोग मोर फोकस कर सके लोन्स को और इन्वेस्टमेंट। डेली लाइफ एग्जांपल में आप ट्रैवल करने सडन आपको कैश होना टैक्सी को, और आपको ब्रांच हुए कुछ भी नहीं दिखा, आप नियरेस्ट ATM को जाते हो, वहाँ से आप पैसे निकाल के उसको दे दो। कंक्लूजन में ATM जो है सो एक फर्स्ट मेजर स्टेप है ऑटोमेशन का, बैंकिंग को जो है अनपैरेलल कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटीज़ को कॉमन मैन लेके आता। फिर राइट नेक्स्ट आंसर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजिटल कैश। डिजिटल कैश या कैश एक सिस्टम है जहाँ पे पर्सन गुड्स और वो ये पे करता, ट्रांसमिशन जो भी नंबर है कंप्यूटर का कोड को, लाइक रियल कैश रहता, ये एनानोमस थ्रू के पे होता। स्पेसिफिकली की फीचर्स इसके अंदर एनोनिमिटी, यहाँ पे जैसा बैंक ट्रांसफ़र हो, ये डिजिटल कैश इसलिए डिज़ाइन होता कि आइडेंटिटी ऑफ पेवर को, जैसा क्रिप्टो करेंसी आप पेमेंट करें तो कौन बना वो नहीं दिखाता उस। प्रॉप्टेबिलिटी, यहाँ ये हार्ड ड्राइव्स के अंदर या मोबाइल फ़ोन्स या स्मार्टफोन्स के अंदर इंस्टेंटली मूव हो जाता पूरे इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड वाइड। सिक्योरिटी के अंदर इन्हें यूज़ करता क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल कोड्स, ताकि कैश आपका एक बार ही यूज़ होना, डबल स्पेंड नहीं करना। नो मिडिल मैन, इसके अंदर इन्हें अलाउ नहीं करता तो किसी मिडिल मैन को इन्वॉल्व होने और आपका ट्रांजैक्शन को क्लियरली कर सकता। जैसा कि एग्जांपल में थिंक करो क्रिप्टो करेंसी जो हाई एंड टोकन्स है, फिजिकल कॉइन्स नहीं है, मगर उनका रियल वैल्यू को स्पेंड करते हैं, जैसा ईमेल, मैसेज और पे समथिंग में यूज़ करते। कंक्लूजन में डिजिटल कैश जो है फ्यूचर मनी है जो कि मूव फॉरवर्ड होती कैशलेस सोसाइटी के हिसाब से। डिजिटल कैश जो है सो प्रोवाइड स्पीड ऑफ नेटवर्क होना जो कि प्राइवेसी और फिजिकल करेंसी से भी आपको बचाती।